सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो चैप्टर 3 हम मशीन डिजाइन का पढ़ने जा रहे हैं, एसएससी जेई आरआरबी जेई से रिलेटेड। तो रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट। तो पार्ट 1 ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जो जो चीजें रिवेट जॉइंट से पढ़ना है हम वो हर चीज पढ़ेंगे। आपको जान रही जो सीरीज में जनरली एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें वही चीज आपको पढ़ाता हूँ जिस जो आज से 8 से 10 साल पहले जो क्वेश्चंस पेपर बने हैं उनमें चीजें पूछी जाती हैं। जैसे रिवेटेड जॉइंट की बात किया जाए तो रिवेटेड जॉइंट की डिजाइन से रिलेटेड, डिजाइन ऑफ रिवेटेड, डिजाइन ऑफ स्नैप हेड, डिजाइन ऑफ मशरूम हेड, ये सब जो डिजाइन ऑफ फ्लैट हेड, किस तरीके से इसेंट्रिक लोड पे डिजाइन किस तरीके से करते हैं, तो डिजाइन पे हम क्वेश्चन आज तक नहीं बना इस टॉपिक पे। ठीक है? पैन हेड क्या होता है, डाया पैन हेड रिवेटेड कैसा होता है, उसका डाया कैसे होती है, उसकी ये कितनी होती है, ये सब पूछता है। कि उसमें ये नहीं बताता कि इस लोड लगने पे कितनी स्ट्रेंथ क्या, ये सब मतलब फुल ऑफ डिजाइन के बारे में हम यहाँ पे चीजें नहीं पढ़ने वाले। यूनिवर्सिटी लेवल में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे-छोटे एमसीक्यू वाले में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आप गेट की तैयारी कर रहे हो कि वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जूनियर इंजीनियरिंग में सिंपल और डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें गाइस आज से 8 से 10 साल में जो भी एसएससी जेई में क्वेश्चन बने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा। पार्ट 1 में रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड, पार्ट 2 में मैं वेल्डेड जॉइंट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और पार्ट 3 जो मैं इसका बनाऊंगा उसमें रिवेटेड और वेल्डेड से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा। तो आप खुद ही देख लेना किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। हर चैप्टर में कुछ चीजें छोड़ने के लिए होता है, कुछ चीजें पढ़ने के लिए होता है। टाइम कम है एसएससी जेई के लिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको तैयारी करवा दूं। ठीक है? तो चलिए रिवेटेड जॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं। तो रिवेटेड जॉइंट यूज कहाँ करते हैं गाइस? ऐसा स्ट्रक्चरल आप देखे होंगे कभी किसी आप कार वगैरह या बाइक से कभी किसी लोहे की पुल से आप गुजर रहे होगे, या ट्रेन से जब जाते हो तो लोहे की पुल जब आप क्रॉस करते हो तो देखते हो जो जॉइंट्स होते हैं ना वहां पे इस तरीके के आपको डॉटेड डॉटेड इस तरीके के दिखते हैं। ये क्या है? ये रिवेटेड है। दो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम रिवेट, यहाँ पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने वेल्डिंग कर दी जोड़ने के लिए, तो वाइब्रेशन की वजह से जानते हो वेल्डिंग कमज़ोर हो जाती है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है स्ट्रक्चरल मेंबर में इस तरीके के, इसलिए हम वहाँ पे वेल्डिंग ना कर हम रिवेटेड जॉइंट करते हैं। क्लियर है? और आप ये अलग-अलग टाइप के रिवेटेड जॉइंट होते हैं। हम आपको इस वीडियो में थ्योरेटिकल पूरी पार्ट यहाँ पे जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, riveted joint. A rivet is a short cylindrical bar with a head integral to it. The cylindrical portion of the rivet is called shank. This ये आपको रिवेट का यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा। ये पिक्चर आपको रिवेट का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो इसका जो ये सिलेंड्रिकल ये लेंथ वाइज जो पोर्शन है इसे हम सैंक कहते हैं। क्लियर है? और बॉडी ऑफ द रिवेट भी कहा जाता है। लोअर पोर्शन ऑफ सैंक इज नोन एज टेल। तो इसके लोअर पोर्शन को हम टेल कहते हैं। इसी पे गाइस हमको जो जो जॉइंट को जोड़ना है उस जॉइंट में हम ये रिवेट डालते हैं, और ये जो टेल वाले पार्ट है ना इसी टेल वाले पार्ट पे हम हैमरिंग करते हैं। तो ये टेल वाला पार्ट क्या होता है? हैमर की वजह से ये साइड से इस तरीके से क्या वो इसका विड्थ चेंज होते रहता है, और फिर हम इसको हैमरिंग कर करके टाइट कर देते हैं। ठीक है? ये फिट हो जाता है। तो ध्यान देना, और वैसे भी आप बहुत जगह इसका यूज़ जान रहे हो, ऑलरेडी पढ़ के चीज़ें आए हो, तो आप ये सब चीज़ें जान ही रहे होगे। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है वो हम समझेंगे। जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? रिवेटेड आर यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टनिंग। एक बार अगर आप इसको रिवेट को यूज़ कर लिए ना, तो दोबारा आपको काट कर फेंकना ही पड़ता है। ठीक है? परमानेंट जॉइंट हो जाएगा। आप या तो उसको मतलब रिवेट ही आपका वेस्ट हो गया, जॉइंट ही कटिंग-विटिंग करने के चक्कर में जॉइंट ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको परमानेंट जॉइंट कहते हैं। ठीक है? नट बोल्ट की तरह नहीं है कि टाइट कर दो फिर खोल के हटा दो। ठीक है? वेल्डिंग हमारा परमानेंट जॉइंट होता है, रिवेटेड हमारा परमानेंट जॉइंट होता है। ध्यान देना। So the rivet are used for permanent fastening between the plates, such as in structural work, shipbuilding, bridges, tank and boiler. यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखना। ठीक है? नाउ द फास्टनिंग जॉइंट आर टू टाइप। एक परमानेंट जॉइंट होता है, एक टेम्पररी जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट में हमारा क्या आता है? लाइक वेल्डिंग हो गया, और हमारा ये रिवेटेड हो गया। और टेम्पररी जॉइंट में क्या हो गया? नट बोल्ट टेम्पररी जॉइंट। ठीक है? दैट इसको डिटैचेबल फास्टनिंग भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखा जाए टाइप्स ऑफ रिवेट हेड।
जैसे कि अभी आपको मैं फिगर दिखाया था, ये देखिए ये इस तरीके का हेड है, अलग-अलग शेप का हेड आपको क्या नाम होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिवेट हेड में ध्यान देना ये चीज़, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, द रिवेट हेड आर क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है? रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पस के लिए जो रिवेट का हेड होता है, उसका जो डाया है बिलो 12 रहता है। रिवेट हेड्स फॉर थोड़ा सा हैवी चीजों के लिए बात किया जाए तो फ्रॉम 12 टू 48 डाया होता है रिवेट हेड का, ठीक है? और रिवेट हेड फॉर बॉयलर वर्क, बॉयलर को ज्वाइंट करने के लिए, बॉयलर में जहां जहां रिवेट ज्वाइंट होता है तो उसकी जो डाया देखोगे 12 से 48 होता है उसके हेड का डाया। ये कुछ 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड है रिवेट के मामले में, यही हम जनरली फॉलो करते हैं, ठीक है? जैसे बक्सा जानते हो, या फिर अपना कूलर ले लो, जो स्टील के कूलर्स आते हैं नॉर्मल दुकान से, बक्सा वगैरह जहाँ बनता है, वहाँ पे देखते हो वो वेल्ड थोड़ी नहीं करते हैं स्टील के बक्सा को, उसमें रिवेट कर देते हैं। तो वो जनरल पर्पस रिवेट है और उसका कहा जाए तो उसका कोई स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होता है। जनरली उसका जो डाया हेड का 12 से कम ही होता है। तो अपन कह सकते हैं यस इट इज़ अ जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वैसे को। ठीक है? बट इट इज़ नॉट अ एग्ज़ैक्ट स्टैंडर्ड बाय द दैट आर गिवन बाय द इंडियन, ठीक है? बिकॉज़ दिस आर नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टाइप यूज, ठीक है? नाउ आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट। स्नैप हेड। अब हेड कैसा होता है, रिवेट का हेड किस तरीके के होते हैं? स्नैप हेड होता है, पैन हेड होता है, फ्लैट हेड होता है, काउंटर संक हेड होता है, हाफ काउंटर संक हेड होता है। तो एक दो तीन चार पांच तरीके के रिवेट के हेड होते हैं और सबका जो मैं चीजें बताऊंगा आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहले स्नैप हेड देखिए किस तरीके का रिवेट होता है। तो ये फिगर देखिए, ये यही है हमारा स्नैप हेड। स्नैप हेड रिवेट रिवेट imparts strength and fluid tightness to the joints, and it is used in boilers, pressure vessels and general engineering application। तो ये जो स्नैप हेड होने की वजह से ना गाइस, जहाँ पे भी फ्लूइड का आना जाना रहता है वहां पे अगर जॉइंट्स की बात करें, जैसे बॉयलर की ले लें या फिर कोई बहुत बड़ा पाइप की जॉइंट की बात करें, तो वहां पे हम इसी स्नैप हेड का यूज करते हैं। लीक प्रूफ होता है ये, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है स्नैप हेड। अब स्नैप हेड की डिजाइन देख लीजिए, डिजाइन पर्पस के लिए ये देख लीजिए, कुछ इस पैरामीटर्स दिया है। तो जो सैंक है, इस स्नैप हेड का जो सैंक का डाया है वो है, डाया जो भी डाया होगा, ठीक है? जो भी डाया आपने लिया है, जैसे अगर आपको डिजाइन करना हो रिबेट की, तो आपने सैंक ले लो, ठीक है? सैंक का डाया अगर डी है तो सैंक का लेंथ, अगर सैंक का डाया डी है और सैंक का लेंथ एल है, तो उसका हेड जो होगा, हेड की जो डाया होगी वो 1.6 डी होनी चाहिए। एमएम में है सब, ठीक है? अगर ये 20 एमएम है तो अगर ये 10 एमएम है तो 1.6 इंटू 10 एमएम इसका हेड होना चाहिए स्नैप का। और स्नैप की हेड की हाइट की बात करें तो 0.7 डी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको याद होना चाहिए। स्नैप हेड का डाया कितना होता है, डेट इज 1.6 डी। सैंक के डाया में मल्टीप्लाई कर दो 1.6, वो हो जाएगा स्नैप हेड का डाया। और उसकी हाइट की बात किया जाए तो 0.7 डी, ठीक है? आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ पैन हेड। ये देखिए, ये है हमारा पैन हेड, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये है हमारा पैन हेड रिवेट। ये रिवेट में आप हेड देखो पैन की तरह दिख रहा है, ठीक है? पैन इसी तरह का होता है तो पैन हेड इसको नाम दिया गया है। तो पैन हेड रिवेट कंसिस्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन अटैच टू द सैंक। सैंक से फ्रस्टम ऑफ कोन दिख ही रहा है, एंड इज मेनली यूज्ड इन बॉयलर एंड शिप बल्ब्स में यूज करते हैं, ठीक है? तो इसका देखिए, ये सैंक का डाया डी है, सैंक का लेंथ एल है। तो ये पैन का जो डाया है, पैन का जो डाया है दैट इज 1.60, इसका भी होगा। और हाइट की बात किया जाए ये भी 0.7 डी होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है गाइस, ठीक है? मैं स्टैंडर्ड रिवेट की बातें कर रहा हूँ ये सब। तो देखिए, पैन हेड का भी ऐसा ही है, स्नैप हेड का भी ऐसा ही है, ध्यान देना ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिबेट है फ्लैट हेड। इन फ्लैट हेड, ये आपको फिगर देखिए, फिगर देखते जाइए और सारी पैरामीटर्स को पढ़ते जाइए। तो फ्लैट हेड इस तरीके का रिबेट हमारा दिखता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में बहुत चार हेड बनाकर दे दिया, पूछ दिया बताइए इसमें से पैन हेड कौन सा है या फिर फ्लैट हेड कौन सा है, तो आपको रिबेट की पहचान होनी चाहिए। देख के आप बता दो कि ये फ्लैट हेड रिबेट है कि पैन हेड है कि क्या है, ठीक है? तो इन फ्लैट हेड रिबेट द हाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग हेड इज लेस देन दैट ऑफ स्पैन। तो जो हाइट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इसके डाया का। तो देख लीजिएगा, लेंथ एल है,
सैंक का लेंथ एल है, रिवेट के सैंक का लेंथ एल है, डाया डी है, तो रिवेट का जो हेड होगा वो 2D होगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ सैंक, एंड उसकी जो हाइट होगी 0.25D होगा, एंड इट इज यूज्ड फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस, जनरल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे देखिए, अगला है हमारा काउंटर श्रंक हेड। तो ये देखिए फिगर, ये हमारा फिगर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, दिस इज काउंटर श्रंक हेड, ठीक है। डिफरेंस है पेन हेड, ये देखिए पेन हेड हमारा इस तरीके का दिख रहा है, और देखिए काउंटर शंख हमारा इस तरीके का, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अंदर की तरफ ये लाइन गया है, ध्यान से देखिए पेन हेड में, और ये देखिए ये बाहर की तरफ काउंटर शंख हेड। तो काउंटर शंख हेड रिवेट डू नॉट हैव अ प्रोड्यूसिंग हेड एंड आर यूज्ड इन स्ट्रक्चरल वर्क एंड शिप होल्स में जनरली यूज करते हैं। डाया डी लेंथ एल है, तो 1.7 डी इसका डाया हो जाएगा हेड का, और हेड की जो हाइट है 0.45 डी होगी। क्लियर है। नाउ अगला बात करते हैं हाफ काउंटर संक। ये हमारा काउंटर संक हेड था, और हाफ काउंटर संक की बात करेंगे तो कुछ नहीं, काउंटर संक पे ही हमारा एक ये स्नैप हेड की तरह इस तरीके का सर्कुलर स्पेरिकल वो लग जाता है, ठीक है। जनरली ऐसा रिवेट आप कहाँ देखे होगे याद है? ऐसा रिवेट आप देखे होगे बाइक में, वो देखे हो डिस्क ब्रेक। तो बाइक में जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट प्लेट को रिम से अटैच करने के लिए जो नट बोल्ट का यूज करते हैं, तो देखोगे उसमें इसी तरीके का हम यूज, जब आप उसको पेन को खोलोगे ना, जो जिससे कसे हो आप अपना क्या बोल रहे हैं आप, जिससे कसते हैं ना डिस्क प्लेट को, डिस्क प्लेट जनरली 3 बोल्ट से कसा होता है। उस बोल्ट को निकालोगे ना, जनरली वो तो बोल्ट होता है, बट उसको जब आप निकालोगे ना तो वो इस तरीके ऊपर से जो हेड है उसका इस तरीके का ही होता है, ठीक है। तो आप उसको रिवेट मत बोल देने लगना, ठीक है। तो रिवेट हमारा ये है, और हाफ काउंटर संक हेड बोलते हैं। इसका डाया 1.5D है, और इसका टेपर्ड हाइट 0.5D होता है, डाया डी लेंथ ऑफ स्नैक एल। तो हाफ काउंटर संक हेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटर संक हेड एंड स्नैप हेड, देखो लिखा है। रिवेट एंड आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग प्लेट्स अप टू 4 मिलीमीटर थिकनेस वाले प्लेट्स के लिए हम जनरली इसका यूज करते हैं। 4 मिनिमम थिकनेस हो, उससे होना चाहिए, उसी में हम यूज करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। जितने टाइप के हेड होता है मैंने आपको बता दिया, सारे हेड मैंने आपको बता दिया। अब मैं रिवेट की ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ। तो दो टाइप की रिवेट ज्वाइंट होती है, एक लैप ज्वाइंट होता है, एक बट ज्वाइंट होता है। वेल्डिंग में भी लैप ज्वाइंट वेल्डिंग, बट ज्वाइंट वेल्डिंग, ठीक है। तो लैप ज्वाइंट किस तरीके का होता है, ये देखिए लैप ज्वाइंट हमारा इस तरीके का, एक प्लेट हमारा ये है, ठीक है, एक प्लेट हमारा ये है, मैंने एक प्लेट लिया, ठीक है, और उसके नीचे एक और प्लेट लगाया, उसके नीचे एक और प्लेट लगाया, और दोनों को मैंने रिवेट कर दिया, दोनों को मैंने रिवेट कर दिया। तो ऐसे को ही हम लैप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसके भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो आपको ध्यान में देना है। जैसे a lap joint is that in which one plate overlaps the other and the two plates are the riveted together like this। तो T क्या है, thickness of plate, ओके, और 1.5D क्या है, ये है आपका जो, ये जो रिवेट के सेंटर से, रिवेट के सेंटर से एज तक का डिस्टेंस, 1 पॉइंट मार्जिन जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। नाउ ये देखिए ये पिच है, दो रिवेट के बीच के, दो रिवेट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ द रिवेट। और ये देखिए मार्जिन एम, ठीक है, जैसे ये एक नीचे वाला प्लेट है, ऊपर वाले प्लेट है, तो रिवेट के सेंटर से लेकर, ठीक है, रिवेट से, रिवेट के देखिए, रिवेट के ये सेंटर से लेकर इस प्लेट तक के डिस्टेंस को, प्लेट के कॉर्नर तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। और ये 1.5D होना चाहिए। इससे कम अगर मार्जिन हुआ ना, तो थोड़ा सा टेंसाइल लोड लगेगा तो ये यहीं से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मार्जिन जो होना होगा आपके रिवेट का, कि आसपास जो भी प्लेट है, नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, आप ये बात किया जाए नीचे वाले प्लेट से, बात किया जाए तो नीचे वाले प्लेट से भी रिवेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, वन मार्जिन आपको जो है 1.5D देना ही देना है। और दो रिवेट के बीच का पिच डिस्टेंस पी होता है, तो ये भी मेंटेन करके रखना है। तो ये होता है हमारा लैप जॉइंट, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है, अब ये तो देख लिए ना किस तरीके का लैप जॉइंट होता है, इस तरीके का लैप जॉइंट होता है। टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट,
और 1.5d क्या है, दैट इज मार्जिन ऑफ रिवेट का मार्जिन, ठीक है, प्लेट के कॉर्नर से। पी क्या है, दो रिवेट के सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रोज लैप जॉइंट आर क्लासिफाइड एज, तो लैप जॉइंट को रोज के अकॉर्डिंग तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है। लैप जॉइंट में सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है। और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में भी दो तरीके का होता है, एक चेन होता है, एक जिगजैग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले single riveted lap joint. So in a single riveted lap joint only one row of the rivet is used for the connection. तो ये हमारा एक दो प्लेट है, दो प्लेट को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ सिंगल रो को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें आप पी एम टी ये सब चीज को नॉमेनक्लेचर जान ही रहे हो। ये टॉप से दिखा रहा हूँ, ये आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड अब क्या होगा, दो रो आ जाएगा, ठीक है। डबल रिवेटेड में क्या आएगा, दो रो आ गया, तो देख लीजिए एक ये रो आ गया और एक ये रो आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है हमारा, इसमें एक टर्म अगर दो रो आ गया तो दोनों रो के बीच में भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे दो रिवेट के बीच में पिच होता है, दो रिवेट के बीच में सेंटर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, और उसकी भी हर अलग अलग तरीके की अलग अलग वैल्यू होती है पिच की। वैसे ही जब दो रो आप यूज करोगे तो उन दोनों रिवेट के बीच का भी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बैक पिच, ठीक है। आगे हम देखेंगे बैक पिच बोला जाता है, इनका भी चेन के लिए अलग होता है। आगे अभी हम देखेंगे ये चीज आगे। तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट किस तरीके का होता है समझ में आ गया ना, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से दिखा रहे थे इन अ चेन। अब ये देखिए, डबल रिवेटेड लैप लैप जॉइंट में मैंने आपको बताया था कि डबल रिवेटेड भी दो तरीके का होता है, एक चेन होता है, एक जिगजैग होता है, बताया था ना। तो देखिए कैसा चेन और कैसा जिगजैग होता है। तो इन अ चेन, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये चेन टाइप का ही है। तो इन अ चेन रिवेटेड लैप जॉइंट द रिवेट इज एडजेसेंट रो आर अपोजिट टू ईच अदर। चेन में ये देखिए, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये चेन बना रहा है, तो ये चेन टाइप का है। तो ऐसे रिवेटेड जॉइंट को दैट इज इसको बोला जाता है डबल रिवेटेड चेन जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप चेन जॉइंट, ठीक है। ये तो जिगजैग कैसा दिखता है, देखिए इस तरीके का, ये आपका जो रिवेट जॉइंट है जिगजैग टाइप का बनता है। किस तरह, दो रिवेट के बीच में एक तीसरा भी अगले रो में, अगले रो में जैसे इस रो में अगर ये दो रिवेट हैं तो अगले रो में इन दोनों के बीच में एक रिवेट लगेगा। तो ऐसे को हम लोग इस ऐसे को हम लोग जिगजैग रिवेटेड डबल, जिगजैग डबल लैप जॉइंट रिवेटेड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना है, ऐसे को बोला जाता है। नाउ डबल तो हो गया, ट्रिपल भी ऐसा ही है, ट्रिपल में भी ऐसा ही है, बस तीन रो आ जाएगा। देखिए ट्रिपल कैसा दिखेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, ये देखिए, तो यहाँ पे तीन रो आ गया, ये किस तरीके का है, ये चेन टाइप का है, ठीक है। तो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, और ये किस तरीके का है, ये है हमारा दैट इज जिगजैग टाइप का। तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाला जो रो होता है ना, तो अगल बगल के रो के जो रिवेट होंगे उनके बीच में लगे। जैसे ये रो है, ये रो में एक रिवेट यहाँ लगा है, एक रिवेट यहाँ लगा है, तो बीच वाला जो रो का जो रिवेट होगा इन दोनों के बीच में लगेगा, उसी तरह इन दोनों के बीच में लगेगा। तो इस तरीके से हमारा होता है जिगजैग रिवेटेड फॉर ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। और इनको इसके डिस्टेंस को कॉर्नर, ये कॉर्नर जो दिख रहा है आपको, ये पी जो दिख रहा है, इसको हम लोग डायगोनल पिच कहते हैं। और डायगोनल पिच जनरली किस में आता है, आपको जिगजैग वाले में आता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको पीडी दिख रहा होगा ना, ये डायगोनल पिच बोला जाता है। जनरली जिगजैग टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, जिगजैग टाइप का लैप जॉइंट होता है, उसमें ये डायगोनल पिच आता है। ओके, अब लेकिन फ्रंट से देखोगे तो दोनों सेम दिखेगा। फ्रंट से देखकर आप नहीं बता पाओगे ये जिगजैग की चेन है, बट आप टॉप से देखोगे, टॉप से देखकर ही बता पाओगे कि ये जो रिवेटेड है किस तरीके की जॉइंट्स है, ये जिगजैग जॉइंट है या ट्रिपल चेन जॉइंट है, ठीक है। नाउ अगला है हमारा लैप जॉइंट, तो खत्म हो गया। बट जॉइंट के बारे में देखते हैं। तो इन अ बट जॉइंट द टू प्लेट्स आर अलाइंड इन द सेम प्लेन एंड अ स्ट्रैप और कवर प्लेट इज रिवेटेड ओवर ईच अदर। ये देखिए, ये है हमारा बट ज्वाइन। तो क्या करते हैं, दो प्लेट को लेते हैं हम, एक प्लेट मैंने ये लिया, सेम हॉरिजेंटल प्लेन पे रखते हैं, दूसरा प्लेट हमारा ये है, दूसरा प्लेट हमारा ये है, ठीक है। दो प्लेट को हमने सेम हॉरिजेंटल एक्सिस पे लगाया और तीसरे प्लेट से हम रिवेट कर देंगे। तीसरे प्लेट एक हम लोग
रैपिंग तीसरा एक प्लेट लेंगे और दोनों के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको फिर हम रिवेटेड कर देंगे, इसको फिर हम रिवेटेड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दो प्लेट को हमने सेम एक्सिस पे रखा, उसके ऊपर एक तीसरा प्लेट से रैप किया और देन वेल्ड कर दिया। वह टी क्या है, दिस टी, एंड दिस टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, ये प्लेट की थिकनेस, और ये क्या है, डी, दैट इज डायमीटर ऑफ होल, होल का डाया, ठीक है। चलिए, अब बट ज्वाइंट भी जो है हमारा अलग अलग टाइप का होता है। बट ज्वाइंट भी है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। डबल स्ट्रैप में हमारा चेन और रिवेटेड आता है, किस तरीके का आइए देखते हैं फोटो में। तो सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, तो ये देखिए सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है। सिंगल स्ट्रैप इज यूज्ड टू ज्वाइन द प्लेट्स, दो इस तरीके से सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट होगा। ओके, डबल स्ट्रैप देखोगे तो इस ये देखिए दो रो आ जाएगा, दो रो आ गया ना, दो इधर भी दो इधर भी, ये चेन टाइप का है, और ये देखिए ये जिगजैग टाइप का है। तो जब जिगजैग टाइप में एक चीज ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात होती है, जिगजैग वाले में अगर हम बट ज्वाइंट कर रहे हैं तो जो, जैसे ये प्लेट का ये कॉर्नर है, इस प्लेट के कॉर्नर पे हम जो रिवेट लगाते हैं, वो तीन रिवेट लगाया और उसके बाद में इसके मतलब इसके ऊपर दो रिवेट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके, ये देख रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ भी इस तरीके से लगेगा, दो के बीच में रहना चाहिए। अब आप कहोगे कहोगे कि इधर ये वाले को इधर कर देते हैं और ये वाले को इधर कर देते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, यही इसका रूल है, इसी तरीके से हम करते हैं रिविजन, तो ये ध्यान देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन रिवेटेड जॉइंट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे अभी हमने यूज किया, जैसे पिच हम बता रहे थे, पिच क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट रिवेट मेजर्ड पैरेलल टू द स्टीम, इट इज यूजली डिनोटेड बाय पी। तो दो रिवेट के बीच का सेंटर डिस्टेंस को हम लोग पी बोलते हैं, पिच, ठीक है। बैक पिच क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ सक्सेसिव रो, दो रो के में पिच अगर उनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बैक पिच कहते हैं, पीडी। तो चेन टाइप अगर बैक चिप अगर चेन की तरह यूज, चेन की रिवेटेड चेन जॉइंट कर रहे हो, तो ये जो बैक पिच है उसका 2d+6 होना चाहिए। डी क्या है, डायामीटर ऑफ होल, ये जो होल है ना, इस होल का डाया, रिवेट के हेड का डाया नहीं, रिवेट के सैंक का डाया, और कहा जाए होल का जो डाया है वो। तो चेन टाइप की ज्वाइंट कर रहे हो तो इन दोनों इसके जो बैक पिच का होना होगा, बैक पिच जो होगा वो 2d+6 होना चाहिए। और अगर जिगजैग टाइप की ज्वाइंट कर रहे हो तो बैक पिच की जो वैल्यू है वो 2d होनी चाहिए। ओके, नाउ डायगोनल पिच, पीडी, डायगोनल पिच मैंने बताया था, ये होता है हमारा डायगोनल पिच, पीडी, क्लियर है। जिगजैग में जनरली आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन क्या होता है, मार्जिनल पिच क्या बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। तो नियरेस्ट एज अगर ये हो, ठीक है, नियरेस्ट नीचे वाला प्लेट अगर हो, नियरेस्ट एज चाहे ये हो, चाहे नियरेस्ट एज सेंटर से ये हो, मार्जिन जो है मिनिमम 1.5d तो होना चाहिए। 1.5d से मार्जिन कम नहीं होना, कम होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से टीयरिंग हो जाएगा। आगे हम इसके जब फेलियर में बात करेंगे तो उसमें आता है अगर मार्जिन कम लेते हैं तो किस तरीके का फेलियर हमको देखने को मिलता है। पिच कम लेते हैं तो फिर ये टूट जाए, पिच कम लोगे तो ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है, मार्जिन कम लोगे तो ये क्रैक हो जाएगा, आगे हम ये देखेंगे, ठीक है। नाउ रिवेट जॉइंट में एक आता है हमारा क्लॉकिंग एंड फुलरिंग, ठीक है। ये क्या होता है भाई, क्लॉकिंग एंड फुलरिंग। तो क्लॉकिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस आर यूज्ड टू ऑब्टेन लीक प्रूफ रिवेटेड जॉइंट। कभी कभी क्या होता है गाइस, सब दो प्लेट को मान लीजिए हम बॉयलर में यूज कर रहे हैं, जनरली बॉयलर के साथ ही ऐसा उसमें खास कर ये होता है, बॉयलर के साथ या पाइप की जो सर्कुल बड़ा बड़े जो पाइप जब हम सीट मेटल से पाइप बनाते हैं उसको रोल कर कर फिर उसमें रिवेटेड करते हैं, या फिर आपका कूलर ले ले, कूलर का जो नीचे पानी वाला टैंक होता है उसको जब रिवेटिंग करते हैं उसके बाद उसमें क्लॉकिंग या फ्लोरिंग करते ही करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि लीक ना हो। कभी कभी आप रिवेट लगा दोगे ना, तो रिवेट लगाने के बाद भी ये आपका जो रिवेट है थोड़ा सा लूज हो रहता है, ठीक है। अब रिवेट के हेड अगर लूज है तो भी लीक होगा, रिवेट का अगर सैंक थोड़ा सैंक का डाया होल के डाया से छोटा है तो भी लीक होगा, ठीक है। अगर आपका सैंक का डाया, रिवेट के सैंक का डाया अगर थोड़ा सा कम है होल के डाया से, और अगर आपका हेड, अगर हेड आपका सही से फिट है,
हेड अगर सही से तरीके से टाइट है तो आपका लीक नहीं होगा। तो उसको ही ठीक करने के लिए हम क्लॉकिंग और फुलरिंग, जनरली ये टूल प्रोसेस है उसको कहते हैं। तो क्लॉकिंग किस तरीके होता है? इन क्लॉकिंग द एज ऑफ द प्लेट आर वेल्ड 70 to 80 degree, then the clocking tool is hammered on the edge as shown in the figure. The clocking process is done on the plate having the thickness of 6 millimeter and above. तो क्लॉकिंग जो दो प्लेट जो आप ज्वाइंट जो प्लेट को आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उस प्लेट की थिकनेस अगर 2 मिलीमीटर से ज्यादा है तो ही आप क्लॉकिंग प्रोसेस करना है। तो हम क्या करते हैं क्लॉकिंग में गाइस, क्लॉकिंग टूल लेते हैं, इस तरीके का हमारा ये आर्क का टूल होता है, 60 70 टू 80 डिग्री का इसका एंगल होता है। इसको हम दो प्लेट के बीच में रखकर इस तरीके से हैमरिंग कर देते हैं। रिवेट का जो हेड है ना, यहाँ पे रख के हैमरिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये फिट टाइट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा लीकेज है वो कम हो जाता है। क्लियर है? और यही फ्लोरिंग फ्लोरिंग भी यही है लीक प्रूफ बताने के लिए, बट इसमें जो फ्लोरिंग का जो तरीका होता है, इसमें जो टूल होता है वो पैरेलल होता है टूल। In fullering, the same process is done as a clocking, but the only difference is that in fullering, the width of the fullering tool is equal to the thickness of plate. तो प्लेट की जितनी थिकनेस होगी ना, प्लेट की थिकनेस जो जो टूल यूज करो, टूल की भी थिकनेस उतनी ही होनी चाहिए। तो उस पर रखकर आप हैमरिंग कर दो तो फिर आपका रिवेट यहाँ से टाइट हो जाता है, ठीक है, और होना लीक कम हो जाता, लीक नहीं करता है फिर आपका। क्लियर है? ये क्लॉकिंग और फ्लोरिंग जनरली टूल्स के ही अलग अलग शेप हैं और तरीके हैं लिक्विड लीक प्रूफ करने के लिए। नाउ फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट पे हम नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में। डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट पढ़ना है तो आप हमारे मशीन डिजाइन का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल का आपको आप जाइए वहां से पढ़िए। सिर्फ हम यहाँ पे यही हमारा लास्ट टॉपिक है, रिवेटेड ज्वाइंट में किस किस तरीके के फेलियर होते हैं, हम यहीं तक पढ़ना है, डिजाइन नहीं पढ़ना है, डिजाइन से क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। सो गाइस, मोड ऑफ फेलियर ऑफ रिवेट ज्वाइंट के बारे में देखने वाले हैं। तो रिवेट ज्वाइंट में दो तरीके की फेलियर होता है, एक तो हमारा प्लेट फेल होता है और दूसरा हमारा रिवेट फेल होता है, ठीक है। जो रिवेट होता है वो दो चीजों से फेल होता है, एक सीयरिंग फेलियर होता है रिवेट में, एक सीयरिंग होने के कारण सीयरिंग लोड लगता है, सीयरिंग स्ट्रेस होने के कारण सीयरिंग फेलियर होता है रिवेट हमारा, और एक क्रशिंग फेलियर होता है, ठीक है, हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और जो प्लेट होता है हमारा, वो प्लेट दैट इज टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से प्लेट का टीयरिंग फेलियर होना, और बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट मार्जिन, ठीक है, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट मार्जिन, मार्जिन जैसे मैंने बताया मार्जिन कम होगा तो प्लेट हमारा फेल हो जाएगा। तो वन बाय वन हम चारों फेलियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि रिवेट किस तरीके से फेल होता है, उसमें सीयरिंग फेलियर, क्रशिंग फेलियर और मार्जिन, अगर ये तीन चीजें लिखा हो तो ऑप्शन में सिर्फ ये दोनों ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी गलत, क्योंकि ये जो फेलियर है ये रिवेट में नहीं होता, ये प्लेट में होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता दिया हूं तो ध्यान रखना, ठीक है। अब वन बाय वन सारे फेलियर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टीयरिंग फेलियर के बारे में। ओके, तो टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट किस तरीके से फेल होता है। फॉर एग्जांपल, ये प्लेट का विड्थ है W, क्लियर है, और ये जो प्लेट है इसका भी विड्थ है W। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया हूँ, है एक्चुअली दोनों प्लेट प्लेट जो है, ये प्लेट और ये प्लेट, एक लैप जॉइंट, एक्चुअली जो जॉइंट है वो किस तरीके का है, लैप जॉइंट है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट की जो विड्थ है वो सेम है, आपको ऊपर से दिखे इसलिए मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग शेप का आपको दिखाया, बट जनरली विड्थ ऑफ प्लेट बोथ प्लेट आर सेम। अब मैं इस प्लेट पे एक लोड लगा रहा हूँ P और इस प्लेट पे एक लोड लगा रहा हूँ P। अब मैं इसको दोनों तरफ से लोड लगा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात किया जाए, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करें कि कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है प्लेट में, ये लोड की वजह से हाउ मच स्ट्रेस विल बी इंड्यूस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ प्लेट, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, स्ट्रेस इंड्यूस इन द प्लेट, दैट इज टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस है इसलिए सिग्मा टी लिख रहा हूं, विच इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। एरिया कौन सा एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक तो ये हमारा जो प्लेट है, इस प्लेट की थिकनेस क्या है, ये इस प्लेट की कुछ थिकनेस होगी, दैट इज टी, ठीक है। अब एरिया जो है ना गाइज, देखो यहाँ पे तो होल है, यहाँ पे तो हमारा ये वाला पार्ट तो होल है, तो ये एरिया तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये पूरा विड्थ क्या है, W है, क्लियर है, ये पूरा विड्थ W है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये डायमीटर ऑफ होल है, दैट इज डायमीटर ऑफ होल DH से मैं लिख रहा हूं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज W
दिस विड्थ में से मैं माइनस कर देता हूं 2 होल का डाया, इस पूरे प्लेट की विड्थ में से ये जो 2 होल का डाया मैंने माइनस कर दिया, तो हमें ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, लाइक ये पार्ट और ये पार्ट की एरिया मिल गई हमें, और इसमें साथ में मल्टीप्लाई बाई टी, ये हो गया हमारा एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ये हो गया हमारा स्ट्रेस इंड्यूस इन अ प्लेट ड्यू टू लोड पी। ओके, नाउ फॉर डिजाइन के केस में बात करूं, फॉर डिजाइन पर्पस सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल stress will be always less than, और बोला जाए maximum induced stress in a plate is always less than permissible stress। ओके, और हम जानते हैं क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? इंड्यूस्ड स्ट्रेस, ठीक है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही होता है हमारा, है ना। यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, सिग्मा टी आई लिख देता हूँ, क्लियर है। ये होता है हमारा परमिसिबल। तो सिग्मा टी जो मैक्सिमम जो है, ये तो इंड्यूस्ड हो रहा है, इतना इंड्यूस हो रहा है, अब मैक्सिमम जो हो इसमें इंड्यूस होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन दिस परमिसिबल। ओके, सो एट दिस पॉइंट वी कैन राइट दैट, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, दिस इज नॉट अ इंड्यूस्ड, दिस इज फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? मटेरियल कब फेल होगा उसका स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे काम करता है, और दिस इज इंड्यूस बाय द लोड दिस, ठीक है। तो सिग्मा टी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हो रही है? दैट इज पी अपॉन दिस। तो अपन लिख सकते हैं इसकी जगह पी डब्ल्यू माइनस 2 डायमीटर ऑफ होल इंटू टी, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा टी परमिसिबल, ये हो जाएगा। देयरफॉर यहां से मैं लिख सकता हूं P इज लेस देन और इक्वल टू W माइनस 2 DH P इंटू सिग्मा टी परमिसिबल, सिग्मा टी परमिसिबल, ठीक है। और इसी को कहते हैं दैट इज इक्वल टू PT, इसी को अपन PT से लिखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, क्लियर है। यही हमारा जो पीटी की जो ये वैल्यू है दैट इज टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। सो व्हेन द टियरिंग रेजिस्टेंस, और इसको टियरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग टियरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टियरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसी को, ठीक है, पीटी को, दिस पीटी। तो सो व्हेन द टियरिंग रेजिस्टेंस पीटी इज ग्रेटर देन अप्लाइड लोड पी पर पिच लेंथ, देन देयर वाज नो फेलियर, क्लियर है। तो अगर आपका जो एक्चुअल अप्लाइड लोड P जो है, अगर आपका PT की वैल्यू, जो टियरिंग स्ट्रेंथ है PT की वैल्यू, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कीजिए, और इस PT की वैल्यू अगर इस अप्लाइड लोड से ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्लेट फेल नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टियरिंग रेजिस्टेंस और द टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, क्लियर है। तो आपको याद रखना है ये चीज। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा क्या है? दैट इज प्लेट का अगला किस तरीके से प्लेट फेल होगा? अगला प्लेट फेल होगा, फेलियर ऑफ प्लेट ड्यू टू मार्जिनल, फेलियर ऑफ प्लेट ड्यू टू इनसफिशिएंट मार्जिन, ठीक है, इनसफिशिएंट मार्जिन के कारण प्लेट के फेलियर। जैसे क्या इनसफिशिएंट मार्जिन क्या होता है? जैसे ये हमारा प्लेट है, ये हमारा रिवेट, आपने एक रिवेट लगाया यहाँ, एक रिवेट यहाँ लगाया, अगर सिंपली अगर सिंगल प्लेट है तो यहाँ पे मार्जिन क्या होगा? यहाँ पे मार्जिन होगा दिस, रिवेट के सेंटर से जो नियरेस्ट एज है उसका, तो नियरेस्ट एज क्या है इस प्लेट का? दिस, ये एज, नियरेस्ट एज, इसी को कहते हैं मार्जिन। इस केस में अगर हमारा लैप जॉइंट है, अगर मैं बता दे रहा हूं, अगर इस तरीके से अगर लैप जॉइंट है और ये होल है, यहाँ पे मार्जिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मार्जिन एक तो आपका ये डिस्टेंस भी हो जाएगा मार्जिन, क्लियर है। अब नियरेस्ट, अगर ये अगर नियरेस्ट है, चाहे अगर ये भी हो सकता है मार्जिन,
ये भी मार्जिन हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सबसे पास है, ठीक है। और ये जो मार्जिन हो ऊपर से लो चाहे साइड से लो, ये जो मार्जिन है ये कितनी होनी चाहिए, 1.5 डी, ठीक है, 1.5 डी से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है, तो ही आपका ये फेलियर नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका ये मटेरियल यहाँ से फेल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको फेलियर स्टेटस बता रहा हूँ, अगर ये फेल हो जाता है ये किस तरीके का दिखेगा। अगर ये फेल हो जाता है तो आपका प्लेट इस तरीके से यहाँ से फेल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये प्लेट यहाँ से फेल होगा और कुछ देर बाद ये प्लेट इस तरीके से आपका बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से प्लेट हो जाएगा आपका, है ना। इस तरीके का आप जब इधर इधर इस पे लोड लगाओगे P और इस पे लोड P लगाओगे, अगर मार्जिन ये कब होगा, इफ मार्जिन इज लेस देन 1.52, इस तरीके से प्लेट रिबेट वहीं लगा रह जाएगा, प्लेट बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से फेल हो गया मार्जिन, बिकॉज you consider a margin is less than 1.52. This is very important. Okay. Now अगला हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज सीयरिंग ऑफ रिवेट। अगला जो फेलियर था रिवेट जॉइंट में क्या था, सीयरिंग ऑफ रिवेट। सो सीयरिंग ऑफ रिवेट किस तरीके से होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो ये हमारा एक प्लेट हो गया, लेफ्ट जॉइंट से आपको दिखा के मैं बता रहा हूँ, ये हमारा दूसरा प्लेट हो गया, ओके। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक, ये रिवेट लगा दे रहा हूँ, ओके। ये हमारा एक रिवेट लगा हुआ है। तो जब आप इस पे लोड लगाते हो, इस प्लेट पे जब लोड लगता है, टेंसाइल लोड, तो क्या होता है, ये जो आपका डाया है, ये जो डाया है, ठीक है, ये डाया से आपका शेयरिंग होने लगता है, ये जो रिवेट है इनके बीच में ये यहीं पे शेयरिंग होने लगता है, क्लियर है। यहाँ पे और आपका रिवेट ये किस तरीके से हो जाएगा, कुछ देर बाद आपका रिवेट कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, इस तरीके का रिवेट हो जाएगा। ये तो फेलियर ही तो हुआ है ना, ये भी तो हमारा दैट इज शेयरिंग फेलियर ड्यू टू shear stresses डेवलप इन द रिवेट, क्लियर है। तो यहाँ पे जो shear इंड्यूस्ड shear स्ट्रेस की बात करें, दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू P अपॉन ये डाया, ये वाला पार्ट shear हो रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 डी का स्क्वायर, डी आर का स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। डी आर अपन इसको डी आर से लिख रहे हैं, दिस इज डायमीटर ऑफ रिवेट का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड। अगर आप सेफ कंडीशन, अगर आप चाहते हो कि आपका फेल ना हो, तो आपका जो शेयर इंड्यूस्ड स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस है वो हमेशा परमिसिबल से कम होना चाहिए, तभी आपका फेल नहीं होगा। तो इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस है आपका P अपॉन पाई/4 डी आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टाउ परमिसिबल, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूं, यहाँ भी दो तरीके, एक होता है सिंगल शेयरिंग, एक होता है डबल शेयरिंग, ठीक है। डबल शेयरिंग अगर दो रो में अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो कैसा, तो यहाँ पे ये इतना इक्वेशन क्लियर है, तो यहाँ से अगर मैं P को एक तरफ करूं तो P इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा पाई/4 डी आर का होल स्क्वायर डॉट टाउ परमिसिबल, लाइक दिस, ओके। एंड व्हाट इज दिस P, दिस P is known as P strength, इसी को बोला जाता है PS which is equal to पाई/4 dr का स्क्वायर डॉट टाउ पर, ठीक है। PS बोला जाए या फिर मैक्सिमम P मैक्स बोला जाए, ठीक है, इसी को कहते हैं सियरिंग स्ट्रेंथ, इसी को P मैक्स या PS को कहा जाता है सियरिंग स्ट्रेंथ। और जब तक आपका ये सियरिंग स्ट्रेंथ, आपका जो नॉर्मल जो अप्लाइड लोड से ज्यादा रहेगा, आपका जो रिवेट है, रिवेट जो है वो सेफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एन भी आप यूज करोगे, एन भी मल्टीप्लाई करोगे, एन क्यों मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ रिवेट। जैसे कि अगर मैं टॉप से बताऊं, अगर आपने 2-3 रिवेट यूज किया इस तरीके से, 3 रिवेट है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। अब इसी इक्वेशन में मान लीजिए आपका इस तरीके का रिवेट का लेयर है, इसको, ये तो हमारा सिंगल शेयरिंग था, यहाँ पे डबल शेयरिंग होगा। इसको अगर साइड से आप देखोगे, अगर इसको आप साइड से बट जॉइंट की बात किया जाए, जनरली ये बट जॉइंट में ऐसा दिखने को मिलता है, ये देखिए ये बट जॉइंट में एक रिवेट हमारा यहाँ लगा रहेगा, एक रिवेट आपका यहाँ लगा रहेगा, तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगा डबल शेयरिंग होगा। तो बट जॉइंट में, बट जॉइंट के लिए जो PS की वैल्यू आती है वो आती है ट्वाइस ऑफ एन, नंबर ऑफ
दिस n इज द नंबर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो बट ज्वाइंट में ट्वाइस 2n पाई बाई 4 डी आर का होल स्क्वायर टाउ परमिसिबल। ठीक है, फॉर बट ज्वाइंट। ये हमारा डबल शेयरिंग होता है, ये हमारा सिंगल शेयरिंग था। क्लियर है। अब लास्ट हमारा जो है डिस्कस करना था, क्या था हमारा रिवेट का आखिरी, दैट इज क्रसिंग फेलियर। ठीक है, क्रसिंग फेलियर, दिस क्रसिंग फेलियर। अब क्रसिंग फेलियर कैसा होता है गाइस, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा रिवेट है। ये मैंने रिवेट लगा रखा है, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत बना है, इसको मिटाया जाए। ओके, ये आपका लगा है। अब मान लीजिए यहाँ पे दोनों, इस पे लोड लगता है, पी लोड लगता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्रसिंग बनने लगता है। तो अगली बार थोड़ी देर बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी देर बाद ये जो है, ये इसका जो डाया है इस तरीके से हो जाएगा रिवेट। ये देखिए, ठीक है, ये जो डाया है, ये डायामीटर ऑफ होल, वेयर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डी एच क्या लिखूंगा मैं, डी एच इज द डायामीटर ऑफ होल। ठीक है, और डी आर में लिखूंगा, डी आर में लिखूंगा दैट इज रिवेट डाया। क्लियर है। तो यहाँ पे रिवेट का जो डाया है ना, रिवेट का जो डाया है वो चेंज नहीं होगा, बट जो होल का डाया है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू क्रसिंग। ठीक है, अगर आप इसको साइड से भी देखना चाहो तो साइड से भी देख सकते हो, या फिर साइड से देखोगे इस तरीके का। तो क्रसिंग फेलियर की साइड से अभी देख रहे थे ना, साइड से तो हमारा होल इतना बड़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये रहेगा, ये हमारा रिवेट है, इस तरीके का हो जाता है हमारा क्रसिंग फेलियर में। साइड से आपको दिखा के रहा हूँ, ये गैप जनरेट हो जाता है। ठीक है, गैप जनरेट हो जाता है, क्यों, बिकॉज डायमीटर ऑफ होल इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ रिवेट, क्रसिंग की वजह से, लोड पी की वजह से। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्रसिंग फेलियर कहते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, इसमें जो सिग्मा इंड्यूस की बात किया जाए ड्यू टू क्रसिंग, इसको लिखते हैं सिग्मा सी आर लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, क्या होगा, लोड जो एक्ट कर रहे हो आप अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया, दिस क्रसिंग होने के बाद जो हो जा रहा है प्रोजेक्टेड एरिया, तो ये हो जाएगा पी अपॉन डायमीटर ऑफ रिवेट इनटू थिकनेस टी। व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं सेफ डिजाइन की बात करूं, तो सेफ डिजाइन की बात करूं, किस तरीके से डिजाइन सेफ होगा, कब होगा सेफ, सेफ डिजाइन तब होगा जब आपका क्रसिंग स्ट्रेस जो है, जो इंड्यूस्ड क्रसिंग स्ट्रेस है, वो लेस देन होना चाहिए किससे, क्रसिंग परमिसिबल से। ओके, तो यहाँ पे P अपॉन डी आर, टी आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा सी आर परमिसिबल, ये हो जाएगा। यहाँ से P हो जाएगा दिस डी आर इंटू टी सिग्मा सी आर परमिसिबल। ओके, व्हाट इज दिस P, दिस P इज द मैक्सिमम डी आर टी सी आर परमिसिबल, दिस पी मैक्स लिख दीजिए आप इसको, या फिर आप क्रसिंग, नॉट पी मैक्स नहीं लिखते अपन इसको, इसको अपन लिखते हैं लाइक दिस, पी सी आर मैक्स। यही है आपका मैक्सिमम क्रसिंग, मैक्सिमम क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिबेट। तो अगर आप चाहते हो आपका रिबेट फेल ना हो, तो आपका जो सी आर है, मैक्सिमम सी आर की जो वैल्यू है, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, अप्लाइड लोड से। तो आपका जो रिबेट है, रिबेट फेल नहीं होगा, रिबेट कांट फेल। ठीक है, ये था हमारा क्रसिंग फेलियर। अब एफिशिएंसी की बात किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं उसके बारे में बात कर लिया जाए। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट की बात करूं, ज्वाइंट की एफिशिएंसी कैसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट की बात किया जाए, इसमें कुछ टर्म्स है। सबसे पहला जो टर्म है
कि मार्जिन जो हो 1.5D से पहली बात ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो अभी हमने क्या क्या मार्जिन पहले देखा था, मार्जिन 1.5 से टी से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था पीटी की वैल्यू कितना आ रहा था, दैट इज डब्ल्यू माइनस एन डी डायमीटर ऑफ होल। अब जितना दो है तो दो, तीन है तो तीन, टी डॉट सिग्मा परमिसिबल, हमने ये देखा था। तीसरा हमने देखा था क्या, शेयरिंग की वजह से शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आया था एन पाई बाई 4 डी आर का स्क्वायर टाउ परमिसिबल। ठीक है, और फोर्थ जो था हमने देखा क्रशिंग के लिए, क्रशिंग के लिए क्या आया था, एन एन मल्टीप्लाई करते जाना है नंबर ऑफ रिवेट के लिए, मैं सिंगल रिवेट के लिए कैलकुलेशन आपको करके दिखाया था, सिग्मा सी आर परमिसिबल, है ना। तो ये ध्यान देना, ये जो सिग्मा सी आर परमिसिबल है ये रिवेट का है ना कि प्लेट का, ये टाउ परमिसिबल ये रिवेट का है ना कि प्लेट का, बट ये जो सिग्मा परमिसिबल है ये प्लेट का है, क्योंकि ये जो कौन सा था, टीयरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज द टीयरिंग रेजिस्टेंस और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सिग्मा परमिसिबल जो है वो प्लेट का है ना कि रिवेट का। उसी तरह ये था शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो रिवेट का था, तो ये टाउ परमिसिबल सिग्मा सीआर परमिसिबल ये रिवेट का था ना कि प्लेट का, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होगी, जो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होगा, इनमें से जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ पीटी, पीएस और पीसीआर, वही तो हमारा होगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, strength of riveted joint upon strength of unriveted joint। ठीक है, that is known as efficiency of the rivet। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, efficiency of joint which is equal to least of pt, ps या pcr, दोनों में तीनों को निकालिए पहले, तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है अपॉन पी टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है, दैट इज वेयर सिग्मा टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, पिच पी क्या है यहाँ पे पी जो है दैट इज पिच ऑफ होल। क्लियर है, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट एंड सिग्मा टी इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। दिस नीचे वाला क्या है, अभी हमने देखा था नीचे वाला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड ज्वाइंट, तो रिवेट जब है नहीं मतलब प्लेट की बात कर रहा है, ऊपर क्या है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, और कहा जाए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इन दिस बोथ ऑफ दिस स्ट्रेंथ। तो आपको जो भी रिवेट ज्वाइंट दिखेगा उसमें पीटी भी निकालना होगा, पीएस भी निकालना होगा, पी क्रसिंग भी निकालना होगा, और फिर जो कम होगा तो वो आपको यहाँ रखकर आपको पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी से डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी ऑफ रिबेट निकल जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने के लिए नहीं आएगा, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ देगा, ये सब फॉर्मूला पूछ देगा, बट निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रिवेट ज्वाइंट में ये तो टॉपिक तो हमारा खत्म होता है। अगला जो रिवेट का जो टॉपिक है दैट इज डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। ज्वाइंट की डिजाइन किस तरीके से करते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग एक्सियल लोडिंग, ये सब तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ये जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। 10 साल का पेपर आप उठा लो कहीं से भी, डिजाइन से रिलेटेड, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ना है तो आप मेरे यूनिवर्सिटी लेवल का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा गया है मशीन डिजाइन एमडी का, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है, तो बस आपको रिवेटेड जॉइंट में इतना ही पढ़ना, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया, डाउट्स वगैरह हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपको अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम वेल्डेड डिजाइन वगैरह पढ़ेंगे।